अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो मैं कहानी से शुरू करूंगी। वो कहानी आपको कुछ सुनी सुनी सी लगेगी। ये कहानी है एक ऐसी ह्यूमन बीइंग की, ऐसी इंसान की जो सुबह सबसे पहले जागती है। वो रात सबसे आखिर में सोती थी। इसने अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात अलमारी के ऊपर ऐसे छुपा के रख दिए थे जहाँ अक्सर गर्द पड़ जाती है, जहाँ अक्सर हम अपनी बेकार चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की नहीं होती, वो उन्हें हम डंप करके रख देते हैं। शौहर की ज़रूरत, बच्चों की परवरिश, ससुराल की एक्सपेक्टेशन, उनकी तवक्कुआत, सब एक साथ लेकर चलती थी। बच्चों के बुखार में खुद बीमार हो जाती, बच्चों की फीसिस के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देती, बच्चों के इम्तिहानात के लिए खुद जागती, उन पे पहरा देती कि वो सही तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, अपनी नींदें गंवा देती। और अगर ज़रूरत पड़े तो निकल गई वो भी साथ शाना बशाना अपने साथी, अपने हमसफ़र की मदद करने के लिए नौकरी की दहलीज पर। दिन भर दफ्तर की थकन और शाम में चूल्हे की आग, दोनों ही इसके हिस्से में आए। वो हंसती मुस्कुराती रही ताकि घर खुश रहे, क्योंकि उसको पता था कि उसकी मुस्कुराहट के दम से है घर। वो चुप रहती थी कि रिश्ते टूट ना जाए। बच्चों का क्या होगा, आगे उनके रिश्ते कौन करेगा। घर नहीं छोड़ना, यहीं रहना है, चाहे हर बात पे ताना सुनना पड़े, खामोशी पर इल्ज़ाम मिले और इसकी कुर्बानियाँ फ़र्ज़ कहलाकर दफन कर दी जाए। वक्त गुज़रता गया, सब आगे बढ़ते गए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो रह गई पीछे। और वो खुद से पूछती रह गई कि क्या मिला मुझे, क्या आया मेरे हिस्से में। ना कोई जमा पूंजी, ना नाम और ना ही कोई पहचान। अब आप समझ गए होंगे कि ये कहानी किस इंसान की है। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है, हर उस बेटी की है, हर उस बहन की है जिसकी कुर्बानियों की वजह से ये सोसाइटी खड़ी है। और आज ये सारी कहानी सुनाने का मकसद आपको ये है कि एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ड्रामा, जिसकी अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स आपने देखी हैं, और इस हफ्ते आप देखेंगे मज़ीद 2 एपिसोड्स। मंडे एंड ट्यूसडे की रात 8 बजे आप देख सकेंगे कफ़ील। 2 एपिसोड्स हो चुकी हैं, और अगर अभी भी आप मिस आउट कर गए इस खूबसूरत और प्यारी कहानी जो उमेरा अहमद ने लिखी है और मीसम इसके डायरेक्टर हैं, सो ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बो है। बिग बैंग प्रोडक्शंस की ये सीरियल है। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत फ़नकार इसके अंदर। आज हमारे शो पे हम बात करेंगे कफ़ील की। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपका झुमका मेरे पास, लेकिन दूंगा तब जब झुमके से ज़्यादा खूबसूरत लड़की मुझसे बात करे। जब लड़कियां ऐसे पैगाम सीने पे रख के सोने लगी तो उन्हें ब्याह देना चाहिए। वो मेरी सहेली है ना फरहाना, अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उसने, और जामी को मैं बचपन से जानती हूँ। लड़के का नाम जामी है? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको इस प्रोमो में जामी नज़र नहीं आए, हाँ, लेकिन अगर आपने सेकेंड एपिसोड कफ़ील का मिस किया है तो जामी मेरे पास यहाँ मौजूद है। आइए
मिलते हैं कफील के जामी इमाद इरफानी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और बहुत अरसे बाद आपके इस शो पे आए 11 हैं। साल बाद अभी हम अगर जी, गिनती करें 2014 के अगस्त में लास्ट आया था। है ना? और ओह बस ये सोचा था कुछ बन के निदा के शो पे आना है। आप उस वक्त भी बने हुए थे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई लुक फॉरवर्ड। नहीं। सनम मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन करेंगी, हमारी मेन बैट्समैन जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह सनम के जो बेटे हैं वो उन्होंने जो थोड़ा सा टाइम दिया है अपनी परवरिश में से, वो सनम उनको थोड़ा सा ज़रा आराम से करके फिर रिलैक्स करके यहाँ पहुँचने वाली हैं। तब तक हम बात करते हैं जामी की, क्योंकि अभी तक हमें जो जामी, क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ आपका ड्रामा thank you. कफील। हाँ, मुझे प्रोमो ही बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि ये वाला ड्रामा मैंने देखना है। और वैसे तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एपिसोड्स आ जाएं तब देखती हूँ, मगर प्रोमो देखने के बाद ना वो कुछ एक वो तलब हो रही थी बाकायदा देखने की ड्रामा। चलो, थैंक यू सो मच। बस मीसम नकवी डायरेक्टर का विजन है ऑब्वियसली। मीसम के इतने प्यारे और प्लेज जो पहले लोगों ने देखे, जैसे कि माहिरी और परवरिश। सो आप लोगों का जो ड्रामा है, ये पहले मैं अपनी तारीफ कर दूं फिर आप बताइएगा इसके बाद। आप लोगों का ड्रामा है जो मतलब मैं एज व्यूअर भी देख रही हूँ और एज एन एक्ट्रेस भी देख रही हूँ, तो डायरेक्शन इतनी कमाल है मीसम की माशाल्लाह। बिल्कुल। और राइटर भी आपकी इतनी ज़बरदस्त। बिल्कुल, हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि ये सारा कोलैबोरेटिव आर्ट्स होता है। राइटिंग से, डायरेक्शन से, एक्टिंग, और उसके अलावा इतने लोग मुलविस होते हैं। प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी, बिग बैंग प्रोडक्शन, फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, वार्डरोब, स्टाइलिस्ट, मेकअप, ईएनजी टीम, आर्ट टीम, हर बंदा मेहनत करता है। हम एक्टर्स को बस ये प्रिविलेज होता है कि हम फेस ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए हमें लोग सराहते हैं। लेकिन जो पीछे टीम होती है, जो कि एक यूनिट होती है, बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो भी अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, कभी तुम जो है वो एक हिट, सारे अवार्ड्स लेके गया। अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट होता है ना, कि अब वो इतना हिट है, वो एक एज पे आके, मतलब आपने एक काफ़ी कहते हैं कि बड़े अरसे बाद लोगों को इतना ज़बरदस्त ड्रामा दिया ARY ने, और आपने उसमें पार्ट प्ले किया बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद अब आपको होगा कि भाई अब नेक्स्ट मैं कुछ उससे भी बड़ा करूं, तो ये ड्रामा चुनने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि अब मैंने क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन निदा। मैं हमेशा से अपने आप को तसव्वुर करता था कि मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, कम काम करने वाला, देख के काम करने वाला, हर चीज़ को यानी नपी तुली चीज़ अपने डिसीजंस लूँ, रोल्स को सिलेक्ट करते हुए। आपने कभी मैं कभी तुम का जिक्र किया, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हम पाकिस्तानियों को एक सेलिब्रेट करने की कुछ चीज़ थी। जिस तरह उसने, इफ़ आई एम अलाउड टू से, जो वो फिनोमेना बना, जो हर जगह आप जाओ तो कभी मैं कभी तुम की बात हो रही है, कभी मैं कभी तुम की जो सोशल मीडिया के ऊपर आप कह सकते हो जो चीज़ें वायरल हुई थी, उसके बाद डेफिनेटली जो फॉलो अप था वो बहुत ज़रूरी था। और फॉलो अप मैं सिर्फ वैसे ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि कभी मैं कभी तुमसे पहले मैं सोच रहा था शायद मेरा करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन कभी मैं कभी तुम के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा करियर अब वापस ट्रैक पे आ गया है। और कफील जो है, अगेन बिग बैंग के साथ, कभी मैं कभी तुम भी फ़ाद की प्रोडक्शन थी, कफील भी फ़ाद की प्रोडक्शन है। मैं बिलीव करता हूँ हमेशा रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, इसीलिए कफील भी कंसिडर इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ नहीं होती कि एक कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से मैं वो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी प्रोडक्शन हाउस, आपका डायरेक्टर, आपकी को स्टार, आपका कैरेक्टर अपना, फिर आपको मॉनेटरी उसमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो कफील फाइनली कोई साल 1.5 साल बाद जब किया तो ये सोच के किया कि मेरे ख्याल से ये फॉलो अप होना चाहिए। हाँ, अब आपने गेटअप भी अपना पूरा चेंज किया है कफील के लिए, बाल थोड़े बढ़ाए हैं, हाँ, डिफरेंट लुक है कभी मैं कभी तुमसे। कोशिश हमेशा से ये होती है कि जब भी कुछ नया करूं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, जो पीछे काम किया हुआ है उससे कुछ सटली लेकिन कुछ चेंज हो, यानी बात करने का तरीका डिफरेंट हो, एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो। अगर कोशिश करूं तो एक्सेंट डिफरेंट कर सकूं, उसका बात करने का तरीका, किरदार का डिफरेंट हो। यही बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि
एज एन एक्टर मुझे चैलेंज लगती हैं और अपने आप को बेहतर करने में मैं इनके ऊपर काम करता हूँ। जी अच्छा, वैसे जब भी एक्टर्स एक साथ काम करते हैं वो एक दूसरे से ज़रूर कुछ सीखते हैं। मैं बिल्कुल जैसे समझता हूँ। जी सनम जो है वो बहुत मंजीवी अदाकार है, तो अगर आपने इस सीरियल में सनम से क्या सीखने का मौका मिला आपको? फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सनम को मैं मिला था 2005 या 6 में, जब उन्होंने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था। और उस वक्त आप भी मॉडलिंग करते थे? जी बिल्कुल। तो उस वक्त सनम से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो थिएटर कर रही हैं। हाँ। तो मुझे उस वक्त भी तजस्सुस हुआ कि ये मॉडल हैं लेकिन ये थिएटर में कर रही हैं, और थिएटर जो कि सबसे एक प्योरेस्ट फॉर्म एक्टिंग को कहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये 2020 साल पहले की बात है। उसके बाद ऑब्वियसली सनम अपने करियर में बिजी हुई, मैं अपने में। हाँ। और फिर ज़िंदगी गुलजार 2012 या 13 की बात है। हाँ। तो सनम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और सनम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स मुझे कफ़ील का ये प्रोजेक्ट लेने के लिए। हाँ। क्योंकि सनम का जो ठहराव है, जो उनका एक ऑरा है, जो ना कहते हुए भी वो डिलीवर कर रही होती हैं, उस चीज़ का मैं बहुत कह सकते हैं जो ठहराव जो उनके अंदर है। हाँ। अगर मैंने कुछ सीखा है सनम से तो वो एक ठहराव सीखा है। हाँ, थम के बोलना और हर चीज़ हाँ। यानी कैरेक्टर को समझना। कुछ अगर उनके डायलॉग्स नहीं भी हैं लेकिन फिर भी, जिस तरह आपने ये अभी क्लिप दिखाया था, हाँ। बहुत सी चीज़ों में वो कुछ कहे बगैर बहुत सी चीज़ों को डिलीवर कर रही हैं। कर रही होती। जी, तो डेफिनेटली इनसे बहुत कुछ सीखा, और अपने आप को भी यही कहा कि अब आप सनम के साथ बैटिंग कर रहे हो, हाँ। तो आपने एक एंड को बस होल्ड करना है, उनको रन्स बनाने दें। सनम आपकी मेन बैट्समैन है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये आपने क्यों कहा कि कभी मैं कभी तुमसे पहले आपको लगा जैसे आपका करियर ख़त्म हो गया, जबकि आप तो शोएब मंसूर साहब की फिल्म में काम कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त आपका कैरेक्टर उसमें है। वो इसलिए क्योंकि उस फिल्म को मैंने कोई अपने ज़िंदगी और अपने करियर के 3-3.5 साल दिए। हाँ। लेकिन वो मंजरे आम पर आ नहीं सकी। सो जिसकी वजह से अगर आप एक इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में 3-3.5 साल बाहर रहते हो, हाँ। तो फिर से स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जलन के बाद आपको काफ़ी और ऑफर्स थी। थैंक यू निदा, आपने तो बहुत अच्छी रिसर्च की है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद जलन फॉलो किया था अच्छा ना। सही। हाँ, मैं जी, देखती हूँ ड्रामा। 2020 में जलन के बाद शोएब साहब ने मुझे मूवी पे ऑन बोर्ड लिया, और मेरा यही ख्याल था, मैं हमेशा से एक प्रोजेक्ट एक टाइम पे करता हूँ, उसको तकमील करने के बाद उसके मुकम्मल होने के बाद मैं कोई और करता हूँ। क्योंकि पता नहीं, मैं जगल नहीं कर सकता, मैं 2-3 चीज़ें साथ नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी यही प्लान था कि ये ख़त्म होगा, इसके बाद सोचूंगा। लेकिन वो फिल्म बहुत सी वजूहात की वजह से मंजर आम पे नहीं आ सकी। मेरे ख्याल से शोएब मंसूर साहब भी उसके बारे में कुछ ऑफिशियली कहीं। तो उस वक्त उन्होंने क्या आपको लाइक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि आप ड्रामों में काम नहीं कर उन्होंने मुझे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था। हाँ। मेरा अपना ये जाविया था कि अगर मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसका मैं बचपन से इतना बड़ा फ़ैन हूँ, जो मेरे लिए लार्जर देन लाइफ, जिनके गाने अभी भी मेरी ज़िंदगी के साउंड ट्रैक हैं, अगर मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। हाँ। बस ये था। और वही वाली बात आप सोचते हो कि 1 साल 2 साल, हाँ। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3-3.5 साल लग जाएंगे और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही निदा कि हर तजर्बा आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आप उससे ग्रो करते हो, आप सीखते हो। उस 3 साल में क्या पता आपने कुछ सीखा हो ऐसा बहुत कुछ जो सीखा। आप अपने एक्टिंग में अब डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखा। आप अगर एक प्रेजेंस में हो, शोएब मंसूर साहब की प्रेजेंस में हो, तो आप उस प्रेजेंस पे आप एक कॉन्वर्सेशन में कितना सीखोगे। तो मैंने तो उनके साथ 3.5 साल गुजारे हैं। वही ना, 4 साल की डिग्री होती है आपने बैचलर्स की, आपने 3.5 की कर ली। और मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे इंसान को जिसको बचपन से एक जो एनिग्मा था, उनको मैं अब अपना दोस्त कह सकता हूँ। क्या बात है। और 1-2 चीज़ें जब उन्होंने कही जो मेरे लिए बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने एक बार मुझे ये कहा कि इमाद, तुम मुझे जुनैद जमशेद रिमाइंड करवाते हो। तो अब जुनैद जमशेद साहब, आई मीन, कहाँ से मैं शुरू करूँ उनकी कहानी, कितना बड़ा मैं मदाह हूँ उनका।
अच्छा, आप वैसे लाइक शुरू से ही एक्टिंग करना चाहते थे? जब आप मॉडल थे या जब आप इस फील्ड में आए तब आप क्या करना चाहते थे? नहीं मैं हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहता था। सीरियसली? और कौन नहीं अच्छा। क्रिकेटर बनना चाहेगा? Oh जब my आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद, फजल महमूद, उसके बाद आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम हसन राजा, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, कौन नहीं क्रिकेटर बनना चाहेगा इस मुल्क में? So, आप हमेशा से मतलब आपको शौक था क्रिकेट खेलने का? वो आपने जी। गलियों वलियों में क्रिकेट खेली है प्रॉपर? बहुत ज्यादा। जितनी क्रिकेट मैंने खेली है, जितनी देखी और जितनी पढ़ी है, हाँ। मेरे ख्याल से अगर मैं किसी और चीज में ये टाइम लगाता तो डॉक्टर या इंजीनियर बन चुका होता मैं। जी। लेकिन जी। तो फिर क्यों नहीं क्रिकेट में गए आप? ये Try लंबी किया था? कहानी है। परस्यू करने की कोशिश की, जूनियर लेवल पे भी खेला, लेकिन वही वाली बात कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप एक लॉटरी टिकट अपनी जेब में लेके निकले हो, क्योंकि 20 करोड़ की आवाम में से 11 लोगों ने खेलना है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। सो क्रिकेट मेरे घर में एक रिलीजन के तौर पे था। फादर भी रेडियो पे सुन रहे होते थे। पहली मेमोरी जो मेरी है वो 1987 का वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और हर जगह क्रिकेट फीवर था। तो एक छोटे से बच्चे के लिए उस माहौल में, और फिर वालिद को देखते देखते आपको शौक हुआ? वालिद और भाई दोनों को। जी। अच्छा, जी। उनको देखते। अखबार वतन मेरा भाई हर महीने खरीदता था, तो आप सोच लें कि हर महीने रसाला, उस ज़माने में आप सोच लें कि एक मैगज़ीन है, मंथली आप क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट पोस्टर्स, और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया, यानी अभी भी मैं कोई भी टेस्ट मैच देख सकता हूँ। लेकिन अब काम की नौयत ऐसी है कि मैं इतना देखता नहीं हूँ, अब इतना फॉलो नहीं करता। तो क्रिकेट मेरे लिए एक गेम नहीं है, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं है, मेरे लिए एक वे ऑफ लाइफ है मेरे ख्याल से। तो जिस दिन आप पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उस दिन तो आपकी शूटिंग कैंसिल होती है? उस दिन तो इमाद शूटिंग नहीं करते हैं, ऐसा है? आज से अगर काफ़ी साल पहले होता तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन लास्ट 4-5 साल में अब सबको पता है रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अभी हम अंडर 19 मैच एशिया कप जीते हैं, कल ही जीते हैं। बिल्कुल एशिया। तो उम्मीद है कि डेफिनेटली ऐसा होगा कि शूटिंग नहीं, कोई नहीं, किसी फ़ोन बंद, हर चीज़। जी। अच्छा, कि जब फिर क्रिकेट से दिल हो गया ना, दिल बर्दाश्ता होके, फिर आप एक्टिंग में आए या आपने दूसरा? जी सॉरी, आपका क्वेश्चन ये था। जी, परफॉर्मर बनना चाहता था हमेशा से। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक एक्टर के तौर पे जो प्रोफेशन होगा ज़िंदगी में वो परफॉर्मर का ये होगा। सो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है। आप एक चीज़ करने के लिए पैदा होते हो, क्योंकि अब मैं देखता हूँ तो एक क्रिकेटर और एक्टर में बहुत रिजेम्बलेंस है। अच्छा। बहुत रिजेम्बलेंस है। आप जो कर रहे होते हो वो पब्लिक के सामने होता है। लोग आपको हीरो तस्वुर करते हैं। आपको एक पब्लिक के लेवल पे प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, आपको सेलिब्रिटी माना जाता है। तो जो भी आप कर रहे होते हो लोगों को इंस्पायर कर रही होती है वो चीज़। तो जब मॉडलिंग की दुनिया में आए, किसी ने चूज़ किया था, ऑडिशंस दिए थे जाके? मॉडलिंग की दुनिया में भी मेरी एक खाला थी जो कि थोड़ी सी वाबस्ता थी मॉडलिंग के फोटोग्राफर्स के साथ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे 2001 में कहा कि जाके अतर और शहजाद को मिल लो, मैंने तुम्हारी बात की हुई है। तो उन दिनों दिसंबर 2001 की बात है, बहुत टेंशन्स चल रही थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब का खिताब था कौम से। तो उस शाम को मैं गया और मैं अतर शहजाद को मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आपके पोर्टफोलियो की इतनी कीमत होगी। अब मैं 19-20 साल का लड़का, मुझे तो मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। तो मेरी मॉम जो मेरी मदर है वो मेरी पहली प्रोड्यूसर थी। अच्छा। तो उन्होंने 25,000 रुपये मेरी जो पहली प्रोडक्शन थी, मेरे पोर्टफोलियो जो मेरा रेज्यूमे बना, उसके लिए उन्होंने उसको फंड किया। तो मैं उनका आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी प्रोडक्शन और आपके इस कदम से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो आप भी तो उनकी प्रोडक्शन है ना, जाहिर है। तो अम्मी आपकी वर्किंग लेडी है या अम्मी? माय मॉम इज अ हाउसवाइफ। और तो उन्होंने अपनी कमेटी के पैसे निकाल के आपको दे दिए? हाँ जी। और वही मैं कह रहा हूँ, अब हाइंडसाइट में देखें तो बहुत बड़ी बात है। इतनी यानी बहुत उनकी फार साइट या उनका एक विजन था जिसकी वजह से 25,000 बहुत ज़्यादा रकम थी। और मैंने कभी उनका ऐसा
यही अब मैं कह रहा हूँ कि आज मैं पहली बार शायद उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और चलें, थैंक यू सो मच। और आई होप आप देख रही होंगी, तो आप मेरी पहली प्रोड्यूसर थी और थैंक यू सो मच। बाकी की कहानी जो है, बेसिकली कफील की कहानी ज़ाहिर है हम आज नहीं सुना सकते, लेकिन कफील के जामी की एक्चुअली थोड़ी बहुत कहानी या थोड़ी बहुत पर्सनालिटी आपको नज़र आएगी यहाँ। वैसे तो ये जो नज़र आ रहा है मुझे ड्रामे में अभी तक आपका कैरेक्टर, वो हल्का सा नेगेटिव शेड पर है, लेकिन वो फिर ड्रामे में पता चलेगा कि कहानी एक्चुअली है। हाँ जी, मैं हमेशा से जो मेरा प्रोसेस है वो ये है कि ये किरदार मुझसे कितना मिलता है और कितना मुख्तलिफ है। जामी बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए था। जामी के बारे में ब्रेक के बाद बात करें। ओके, हाँ, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे इतनी जल्दी क्या थी अम्मी मेरी शादी कराने की? तो उसमें बुरा क्या किया मैंने? और जामी कितना प्यारा लड़का है, बल्कि अब तो हम आलिया के रिश्ते के लिए भी सोच रहे हैं। एक बेटी ब्याह के बैठा हूँ और तुम दूसरी की शादी की बात कर रहे हो। उस एक रुमाल के लिखे हुए पैगाम ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। वैसे तो मेरे कमरे का फर्नीचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुराना है। इतने खानदानी लोगों को जेब देता है कि दामाद खुद उठकर चीजें मांगे। एक रुमाल पर चंद जुमले लिखे थे अम्मी, बस। इतनी बड़ी सजा दी आप लोगों ने मुझे। जामी को तो कमाना नहीं आता। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। वो तो सिर्फ हाथ फैला सकता है। आपने भी पता नहीं ज़ेबा बाजी को कहाँ फंसा दिया। इतना लालची इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शादी की सूरत में एक पाँव में बेड़ी है, फिर औलाद की सूरत में दूसरे पाँव में भी बेड़ी पड़ जाएगी। क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, क्या पता ये बेड़ियाँ मेरे लिए ज़ेवर बन जाए। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। कबूल है? कबूल है। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दुनिया का सामना कैसे करूँगी? अपने दोस्तों के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कफील जो पिछले ही हफ्ते आपने ARY डिजिटल पे देखना शुरू किया है, जिसके 2 एपिसोड्स आप देख चुके हैं। आज यानी मंडे और ट्यूसडे को रात 8 बजे आप इसके 3rd और 4th एपिसोड भी देखेंगे। सो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉमिसिंग ड्रामा ARY पे शुरू हुआ है, जिसको मैंने तो फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब आप भी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। कफील के जामी यानी इमाद इरफानी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे जामी के कैरेक्टर के बारे में। जी बिल्कुल। सो जामी का कैरेक्टर जो हमें प्रोमो में नज़र आ रहा है कि ये एक पैसों का लालची, जबकि है रईस पीछे से, लेकिन पैसों का थोड़ा लालची इंसान है, और थोड़ा टिपिकल हस्बैंड वाली फील आ रही है। काफ़ी हद तक आपने ठीक उसको जांचा है, जायज़ा लिया है, लगाया हाँ है जी। प्रोमो से। चैलेंज था मेरे लिए, हाँ। क्योंकि जो जामी के एंटिक्स या जो उसके एक्शंस हैं, वो उमेरा ने उसको लिखा है, और फिर उसका जो विजन मीसम का जो था उसको पोर्ट्रे करना। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप एक एक्टर हो, आप एक डायरेक्टर का टूल होते हो, एक उसका विजन होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ आपके थ्रू आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपकी इमोशनल लाइफ, आपके एक्सपीरियंसेस। सो जब पढ़ा तो अपनी इमेजिनेशन जब मेरी किक हुई, वो यही हुई कि चैलेंज तो है, क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया, मुझे लगता है ये मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। हाँ। तो उसको कन्विंसिंगली, उसको बिलीवेबल, उसको ट्रूथफुली कैसे करना है, उसके लिए फिर मीसम के साथ काम किया। और यहाँ पे मीसम को एक शाउट आउट ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि यानी अम्मी के बाद अब मीसम की बारी है। बिल्कुल, क्योंकि मीसम ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मीसम ने मुझे जो उनके दिमाग में एक विजन था, जो वो समझते थे जामी कैसा होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि उसको उस तरह ही मैंने कोशिश करके प्ले किया। जहाँ तक किरदार का ताल्लुक है, अब तजर्बे के साथ ये सोचता हूँ, पहले बहुत कॉम्प्लिकेट करता था कि मोटिवेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या उसे मिलना है। अब मैं सोचता हूँ वो एंड ऑफ द डे एक इंसान है, और इंसान ही ऐसी चीज़ें करते हैं। और सिंस ये एक स्क्रिप्ट है,
वो किसी और हाउस होल्ड का है, उसका जो माहौल है जहाँ पे वो पला बड़ा है वो बिल्कुल कुछ और था। हाँ। तो उस यही अपने आप को फिर मोटिवेट करता हूँ कि आपको उसको निभाना है जैसा भी है, क्योंकि अच्छा, आपको ये होता है सेलेक्ट करने में कि मैं ज़्यादा नेगेटिव रोल्स एक्सेप्ट ना करूं? जैसे चीख में, चीख था ना ड्रामा, जी हाँ, चीख में आपका पॉजिटिव कैरेक्टर जी हाँ, सबा कमर के साथ, जी, फिर उसके बाद जलन आया, जलन में पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स था, जी, शेड्स पॉजिटिव थे, जी, बिल्कुल शेड्स थे। फिर उसके बाद कभी मैं कभी तुम, जी। इसमें पॉजिटिव के बाद नेगेटिव था आप कहेंगे, और ये भी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। सो ये होता है कि आप सोचते हैं कि मैं सेलेक्ट करूं, नहीं अब बस मैं पॉजिटिव करूंगा, कभी कभी ऐसा फील होता है आपको? शुरू में डेफिनेटली निदा होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे मैं समझता हूँ कि आर्ट जो है वो रिस्क लिए बगैर नहीं बन सकता। हाँ। तो मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को स्ट्रेच करना, अपनी लिमिटेशंस को, अपनी लिमिट्स के अलावा अपने आप को चैलेंज करना मुझे अच्छा लगता है, और रिस्क लेना, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे आप मेरे ख्याल में ग्रो नहीं करोगे। तो हर चीज़ में रिस्क होता है, ज़िंदगी में रिस्क होता है। हाँ। तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स करते हुए कुछ एक इंस्पिरेशन आती है, एक इमेजिनेशन किक करती है। बचपन से हॉलीवुड की बहुत सी गैंगस्टर फिल्म्स देखी, हाँ। तो एक चीज़ बैठी हुई है शायद दिमाग में, और शायद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि मैं ये चीज़ें कन्विंसिंगली करता हूँ, और फिर ऑडियंस को भी शायद लगता है कि मैं ये चीज़ें अच्छी करता हूँ। तो फिर अच्छा, आपकी जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी, तो ज़ाहिर है वो सवार हो जाती है आप। तो कभी ऐसा होता है नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं आप और वो आपकी पर्सनालिटी पे हावी हो गई, और जब आप घर जा रहे हैं तो कभी घर वाले ने किसी ने कहा है बात सुनो तुम्हारे अंदर का विलन बाहर आ गया, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ ज़िंदगी में? डेफिनेटली हुआ है। हाँ। ये मेरी वाइफ जो है डेफिनेटली इसको वेरीफाई करेंगी कि हाँ होता है। अच्छा। क्योंकि आपके वो इमोशंस, वो अनप्रोसेस्ड इमोशंस जो कि आपने टैप नहीं किए होते, हाँ। लेकिन उन किरदारों को करते हुए वो आपको उनको एक्सेस करना होता है जाके। हाँ। तो हाँ होता है मेरे ख्याल से। कभी कभार गुस्से वाली चीज़ें हैं तो फिर आप गुस्से में रहने लग जाते हो। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब सेट से जाता हूँ तो मैं उसको उधर ही छोड़ के जाता हूँ। अच्छा, जी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने काबू पा लिया है उन एक्सप्रेशंस और जी कह सकते हैं। हर जज्बात चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है। सबसे बड़ा आपका जो हथियार होता है लाइफ में वो तजर्बा होता है। हाँ। तो तजर्बे के साथ साथ ये चीज़ें भी अब मेरे ख्याल से बेहतर हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर हो गई हैं। सो अब वो आ गई हैं जिनके आप कफील बने तो सनम सईद हमारे पास, जिनको आप एज ज़ेबा देख रहे हैं कफील में। वेलकम टू सनम सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो, इतना प्यारा ड्रामा। 2 एपिसोड से मैंने देख लिया। ज़ेबा जी, how are you? आप इधर आएंगी क्योंकि मैं काफ़ी देर से बैटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? मैं उधर आ जाऊँगा। हाँ, या बेस्ट वाह, जेंटलमैन कफील है ना? कफील नहीं, किफालत करने वाले हैं। हाँ, और क्या, वो बेसिकली कफील ऐसा ही, जो 2 एपिसोड हमने देखे आपको उसमें ऐसा ही लग रहा है ना कि ये हस्बैंड्स को हम कफील कह रहे होते हैं ना, जो अब तो ये दौर और हो गया है। ये थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी मुझे लगता है पुराने उसकी दिखा रहे हैं, एरा की। नहीं, लेट 90s अर्ली 2000s का पास्ट है। हाँ। हमने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा डेट, बिकॉज फिर आप फंस जाओगे उन चीज़ों में। बट इट इज़ ऑब्वियसली लेट 90s अर्ली 2000। और किफ़ालत कफील करने वाले यूजुअली सोसाइटी में मर्द होता है कमाने वाला, क्योंकि घर औरत ने संभालना होता है। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि आजकल रोल्स चेंज भी हो रहे हैं। बिल्कुल। ईदर वे एक बंदे ने कफालत करनी होती है और एक बंदे ने घर संभालना, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो एक इक्वल ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। और जब एक नहीं होता तो फिर सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम खराब हो जाता है। और उसका जो स्पेशली जब घर का जो मर्द है वो किफ़ालत नहीं करता, तो औरत और बच्चों पे एंड देन पूरी फिर उस कम्युनिटी पे किस तरह इम्पैक्ट होता है, इज व्हाट कफील इज शोइंग। ओके, ये बहुत एक प्यारी लाइन है जो शायद हमें नहीं पता थी कि कफील से अगर इस ड्रामे से क्या मैसेज निकलेगा। ये तो वो ये निकलेगा, बहुत बड़ा आईना दिखाएगा सोसाइटी को, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मर्द हैं सोसाइटी में, बहुत सारे घराने जहाँ पे हाथ धो के पीछे हट जाते हैं और सिर्फ एक इंसान पे, चाहे वो मर्द हो औरत, अगेन आई वोंट से कि ओनली मैन एंड वुमेन,
बट वो एक बंदे पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं एंड वो हाथ नहीं बांटता कोई, तो उसमें बहुत मुश्किलात पैदा और होती ख़ास हैं। तौर पे एक ऐसा तबका, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हेल्पर्स है जो हमारे घर काम करने आती हैं, जो इनके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, अगर उनसे पूछते हैं कि उनके हस्बैंड्स क्या करते हैं तो अक्सर वो पेशतर वो घर पे बैठे हुए होते हैं जी। और वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे घरों में जाके वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी जमा करी होती है। सो वो ये एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे माशरे का भी। और जो सब ये जो फर्स्ट एपिसोड के बाद कहते हैं ना कि कहाँ होता है इस ज़माने में कि बिना देखे शादी, और उसको कैसे पता नहीं था। But अच्छा, वैसे ये सवाल मेरे दिमाग में नहीं, भी बट आया। कैसे नहीं पता उसको, वो एक लड़का नजर आया, ठीक है, और उसका नाम जामी था। हाँ, और उसकी ये बहन भी रिश्ता ढूंढ रही और थी। ये जो रिश्ता है वो उसकी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बहन का भाई है। हाँ। तो फैमिली को तो पता है फरहाना की फैमिली हिस्ट्री क्या है। हाँ। तो क्या छानबीन करें, उनको तो पता है ये तो बहुत अच्छे घराने के अच्छे नहीं, लोग हैं। छानबीन तो सही है, लेकिन तो भाई इनका अच्छा ही होगा। हाँ। ये गलती कि अस्यूम किया कि अच्छा होगा, और ज़ेबा की कॉन्फिडेंस की तस्वीर नहीं देखनी क्योंकि मुझे पता है वो लड़का कौन है, वो तो कॉन्सर्ट पे था। हाँ। इसलिए उसने नहीं पूछा। वो एक लेयर्ड इमोशन था, वेयर आई डोंट हैव टू सी दिस पिक्चर, मुझे पता है वो कौन है। और फिर डन वो नहीं है, और फिर पेरेंट्स सर पकड़ के कहते हैं कि हमने और छानबीन करनी थी। तो ये भी एक मैसेज है कि सिर्फ अस्यूम ना करें कि रईस और अमीर लोग हैं और इनकी बहन अच्छी हैं तो अब्बा अच्छे हैं तो सारे घर के। मतलब कि ये सिर्फ ये क्वालिटी नहीं है कि रईस और अमीर है, नहीं, और बहुत सारी क्वालिटीज लड़के में देखनी चाहिए ना। ये इस 2 एपिसोड से हमें यही समझ आया इस देखकर। मैंने खुद स्पेशली मैं अभी इमाद को भी बता रही थी कि जो आप लोगों का प्रोमो था वो इतना अट्रैक्टिव था कि मैं हुक हो गई उस प्रोमो की वजह से। मीसम ने बहुत अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि मैंने देखना है ये। कौन से वाला? एक तो वो अलमारी वाला, वो जिसमें ये आपने से कहा कि मेरा पर्स कहाँ है, ये अलमारी वो चीज़ें निकाल रही है, कपड़े निकाल रही है, तो वो वाली चीज़ से ना बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर रही थी जो आम औरत है, और उन्होंने कहा ओह ये तो मैं होंगी इस कहानी में, तो ज़ेबा की नहीं, ये तो मेरी कहानी है। ड्रामा में अक्सर स्पेशली मेरा जी के स्क्रिप्ट्स में यही है कि वो पूरी सोसाइटी को केटर करती है ना, नॉट सो दैट एवरीवन फील्स लाइक। कश्यप की भी ये खूबी थी कि वो हर एक लड़की को अपना आप उस लड़की में नजर आती थी। तो कश्यप के बाद लाइक वो वाले सीरियल के बाद उमेरा के साथ तुम आप नहीं, दाम भी तो किया था। दाम जिंदगी गुलजार से पहले था। ओके, तो ये अब जिंदगी गुलजार के बाद मैंने उमेरा का अभी वो क्या था, एक वेब सीरीज। ओके, अच्छा, वो उमेरा अहमद का एक वेब सीरीज जी टीवी के लिए एक और प्लेटफॉर्म के लिए वो आएगा, तो आई डिड दैट आसिम के साथ जो किया। आसिम के साथ। लेकिन इनका जो क्लासिक राइटिंग स्टाइल और कहानी का जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कफील। अब ओके, वो थोड़ा हटके था। दिस इज क्लासिक उमेरा अहमद। सनम बहुत सिलेक्टिव है स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने में, तो सनम ने क्या सोच के सिलेक्ट किया? उमेरा का स्क्रिप्ट था, मीसम डायरेक्टर था, बिग बैंग प्रोडक्शंस थी, क्या रीज़न थी सिलेक्ट? सारी सब चीज़ें। हाँ, मुझे फ़ोन आया मीसम से। मीसम के साथ मैंने थिएटर बहुत किया हुआ है। ओह तो मैंने कहा ओके यस, मीसम आई नो इज़ अ गुड एक्टर्स डायरेक्टर ऑल्सो। उनको सेंस है एक्टर को किस तरह। मीसम थिएटर में खाली एक्टिंग करते थे या डायरेक्शन भी? ओके, थिएटर प्ले डायरेक्ट करते। नापा के सारे जो है ना, परवरिश वाज अ हिट आल्सो। आई से मैं नापा के एक्टर्स को बहुत क्रेडिट, वो तो एज अ डायरेक्टर, बट नापा वो परवरिश में बहुत सारे नापा के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स वो सारे शामिल थे इसमें। तो आई थिंक नापा जैसे इंस्टीट्यूशन जाने से बहुत फ़ायदा पड़ा इन एक्टर्स। बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन गए, सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टर्स वहाँ से निकले। तो इट्स जस्ट गोज टू शो ट्रेनिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। बट जी, मीसम बिग बैंग के साथ मैंने काम करना था, और अचानक से डॉक्टर काज़मी को फ़ोन आया। स्क्रिप्ट ऑल्सो उमेरा अहमद का, एंड देन जो मैसेज था उसमें मैंने कहा हाँ चलो अब करते। वो मंटो मैंने एज अ स्टेपिंग स्टोन कि क्या मैं टीवी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया छोटा रोल कि मैं बच्चे के साथ मुश्किल बच्चे के साथ भी, और मुझे 30 दिन काम करना था। ये तो 60-70 दिन काम है एंड डेली। तो वो तो तुमने अपने आप को चेक करने के लिए पहले चेक करने के क्या मैं टीवी दोबारा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फिल्म्स और सीरीज में क्योंकि बहुत सारे सनम के फैंस कह रहे थे कि सनम ने मंटो क्यों एक्सेप्ट किया। सनम तो लाइक पूरा बोझ लेके ड्रामे का चल सकती है, लेकिन आपने जवाब दे दिया। लेकिन मुझे ज़रा बहुत 7 साल हो गए थे, तो मुझे ज़रा प्रैक्टिस रन चाहिए था। और दूसरी बात, जाहिर है जब माँ बन जाता है तो आपकी वो आज़ादी नहीं रहती
काम को लेकर, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं। तो वो एक चेक था, वो बेबी के से पहले था, बाद का था? मंटो बेबी के साथ साथ मतलब पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, ओके। और कफील इज विद वली। आते हैं सेट पे जी, मुलाकात होती है। He's got this. हैरान कुन तौर पर ये देखना है कि कफील में आप कॉलेज की लड़की ही लग रही हैं। तो बच्चे के बाद सारी खवातीन ये जानना चाहेंगी कि बच्चे के बाद दोबारा माशाल्लाह शेप में आना और कॉलेज की लड़की लगना, इसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या राज है? अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। मूवमेंट इज एसेंशियल। एक्सरसाइज करती रही हो तुम? मतलब आपने मूवमेंट रखनी है, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो घर पे सोफे पे स्क्वाट्स हो, जो भी हो, आपने मूवमेंट जारी रखना है। तो वली के पैदा होने के फौरन बाद तुमने एक्सरसाइज शुरू कर दी? थ्रू आउट कुछ ना कुछ। जाहिर है पहले 40 दिन तो नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद आपने करना है और अच्छा खाना खाना है। वही मैं कह रही थी कि जब कॉलेज के तुम्हारे सीन्स आ रहे थे, मैंने कहा यार ये तो कॉलेज की लड़की लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह वली के बाद ये भी डिबेट थी कि हम एक और बिल्कुल ही अलग कास्ट को पास्ट के लिए करें और न्यू कास्ट को, लेकिन फिर हमने कहा भाई अभी वो टाइम नहीं आया कि फौरन ही इन रोल्स पे आ जाए हम लोग। तो सिर्फ क्योंकि फिर हमने ये भी डिबेट किया कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा। बट देन मीसा एंड आई डिसाइडेड कि अगर ये पूरा ड्रामा एक 20-22 साल की लड़की पे होता तो फिर मैं कभी ना करती, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट है, 10 एपिसोड या 11 एपिसोड या 8 जो भी एक चंक है टू एस्टैब्लिश द कैरेक्टर, और फिर उसका दिखाएंगे फ्यूचर, तो देन इट मेक सेंस कि उनको खुद ही समझ आ जाएगी। जिसको प्रॉब्लम है कि हम लोग कॉलेज लड़कियां प्ले करती हैं तो उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा इसी कैरेक्टर को मेन प्ले के लिए यही चाहिए। तो तुमने क्या चीज़ें, जैसे लाइक मैं देख रही थी कि इमाद ने भी अपना पूरा गेटअप वगैरह सब चेंज किया है, इतना मज़े का। तो तुमने जैसे कॉलेज गर्ल और उसके बाद एक पूरी हाउसवाइफ, वो पूरा जो चेंज है, ट्रांजिशन है कैरेक्टर्स की, वो तुमने क्या डिफरेंशिएट किया कपड़ों में और बालों में? फिटिंग ज़्यादा थी, यंगर लुक में हाफ स्लीव्स थे बिकॉज वो लेट 90s अर्ली 2000s, खिंचे हुए टाइट बाल, दैट्स इट, खिंचे हुए टाइट बाल, रोजी पिंक ब्लश, बिल्कुल नो मेकअप लुक, हल्का पिंकी ब्लश एंड ऑल, वो दिखाने, वो यूथ इज अ यू नो फ्रेश फ्लश्ड फेस। और फिर बाद में जाके थोड़ा सा जहाँ पे आपके रूट्स वाइट हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा वाइट करना और डार्कर शेड्स ऑफ कॉन्टोर एंड ब्लश यूज़ करना, क्योंकि आप इतने आप कम खिले हुए लगते हैं। और ज़ेबा का कैरेक्टर ये कि वो बिल्कुल ही बुझ गई, वो हंसती मुस्कुराती खूबसूरत लड़की थी और अब वो बिल्कुल ही बुझ गई है बिकॉज 22 साल काटे उसने इस मर्द के साथ और थक गई है, 4 बच्चे उसके। ये ड्रामा जो है ये मैंने सारी कहानी बता दी। आम औरतों की अक्सर वो प्रोमो में हमें पता चल रहा है। सर तुमने वही बात की है जो हमें प्रोमो में नजर आई है, वो सिंबॉलिक एक प्रोमो था। प्रोमो नहीं आया जो नहीं वो अलमारी वाली बात जो है ना, चलो समझ आ गई, राइट, उस मिरर में एग्जैक्टली। सो उस मिरर में जो वो था वो बिल्कुल ही बुझ गई है और स्ट्रेस लेवल से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर पूछते हैं कि कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना गम दिया इस कफील ने ज़ेबा को। जिंदगी जीरन बनाई जानी ने। सुनाई नहीं देता, तलाशी के पैसे कहाँ हैं? ज़ेबा, ओ हेलो, कहाँ हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। मेरा पटवा गुम हो गया मेरा। अपने अब्बा को वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्रोमो की शायद कुछ ऑडियो में हमने तो ये प्रोमो देखा हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं आज कफील की, जो कि आप मंडे और ट्यूसडे की रात
8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। 2 एपिसोड्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आज 3rd है और कल 4th है। तो अगर जिसने अभी तक कफील ज्वाइन नहीं किया, अभी ही यूट्यूब पे देख लें पिछले 2 एपिसोड्स और फिर ज्वाइन कर लीजिए आज से, क्योंकि आज रात 8 बजे 3rd एपिसोड आएगा और मैं इंतज़ार में हूँ कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। मेरी टीम ने कुछ सवालात आप लोगों के लिए रखे हैं और ये देखें, क्योंकि कफील जो है वो हमें लेट 90s या अर्ली 90s का ड्रामा शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पूरा सेट है उसके हवाले से लग रहा है ऐसा। उस ज़माने में कैसेट प्लेयर और ये रेडियो वगैरह का सिस्टम काफ़ी ऑन था। आपने कभी रिकॉर्ड करवाए हैं वो कैसेट्स जो गानों के होते हैं अपनी पसंद? बहुत बार, है ना, अपनी पसंद के जाके रिकॉर्ड कराएं और वो गाने चलें। तो इसमें बेसिकली कुछ सवालात हैं जो कि रेडियो आपसे करेगा, मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो पहला सवाल, क्या आपको याद है घर वाले सबसे ज्यादा क्यों डांटा करते थे? कभी किसी शरारत पे मार पड़ी? हाँ, मतलब हम 3 भाई बहन थे तो शरारतें ही थी। क्या शरारत थी जिस पे मार पिटती थी? मार सिर्फ उस पे पिटती थी जब हम एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे को पिटते थे। अच्छा, तभी हमें उनसे बड़ों से फिर पिटती थी कि अच्छा पिटना है, ये लो ये लो, और ना एक दूसरे को ना टैग टीम एक्शन, ये तो हो गया। आपको याद है कुछ? बिल्कुल याद है, यानी क्रिकेट की हर चीज़, हर वक्त क्रिकेट देखना, हर वक्त क्रिकेट के बारे में पढ़ना, तो थैंकफुली मार नहीं पड़ी। तो ये तो शरारत नहीं है, लेकिन डांटा गया है कि किधर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करो, लेकिन कितने बस ये, हाँ, ये लेकिन शरारती थी। हाँ, यानी 4 बजे सुबह उठ जाना अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है तो, यानी हर वक्त क्रिकेट का एक एडिक्शन थी। क्रिकेटर क्यों नहीं बने? वो अभी इन्होंने पहले सेगमेंट में जब आप नहीं आई थी तो इन्होंने पूरी कहानी सुनाई। जी, आई होप बोर ना किया मैंने आपको उस कहानी से। नहीं बिल्कुल नहीं बोर तो किया। क्रिकेट के पीछे हर वक्त क्रिकेट खेलना, हर वक्त क्रिकेट की बात करना, हर वक्त क्रिकेट के बारे में पढ़ना, हर वक्त क्रिकेट देखना, तो इस पे काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई हुई है, लेकिन थैंकफुली मार नहीं पड़ी हुई। शुक्र है, लेकिन बच्चा पढ़ तो गया ना भाई। ये अम्मा अब्बा की मार काम आती है कि भाई हम पढ़ के निकल गए। ओके जी, दूसरा सवाल, क्या आपको याद है कि आप कौन से सब्जेक्ट से भागा करते थे और स्कूल टिफिन में क्या लेके जाया करते थे? याद है? हनी टोस्ट। हनी टोस्ट हमेशा से हेल्दी खाना भाई। हनी टोस्ट इतना हेल्दी काम, व्हाइट ब्रेड होता था तब हनी टोस्ट सबसे फेवरेट था, कभी शामी कबाब, सैंडविच और मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, चक्कर आते थे। जी, फ्रेंच फ्राइज वर द फेवरेट, ऑब्वियसली फेवरेट थे। और सवाल जब हो रहा था उसी वक्त मेरी हार्ट बीट ऊपर चली गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अच्छा मुझे खाली केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो मैंने ऑनर्स किया, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड मैथ्स नॉट माय फेवरेट। हाँ, फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं फेवरेट, पार्क स्टडीज। हाँ, फिजिक्स फिर मुझे थोड़ा बहुत इंट्रीग करता था, क्योंकि उसमें इनर्शिया इस टाइप की बातें होती थी, वेलोसिटी, तो वो थोड़ा सा इंट्रीग करता था। लेकिन केमिस्ट्री आई वाज लाइक, मुझे भी तो केमिस्ट्री समझ नहीं आता। जी जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको याद है कि पहली दफा आपको किसने और क्यों रिजेक्ट किया था? सिर्फ हमने ये नहीं पूछा कि किसने प्रपोज किया, रिजेक्शन बता। बट किस लिहाज से? प्रोफेशनली भी, किसी भी तरह की रिजेक्शन जिंदगी में। मेरा पहला कमर्शियल असाइनमेंट था, एक बहुत बड़ा कार्ड है दुनिया में, अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके लिए मेरा असाइनमेंट था। और आप सोचें कि वो शूट हो गया और उसके बाद मैं रिजेक्ट हुआ, तो वो कितना डेट्रीमेंटल होगा। जी, और ये शायद मैं पहली बार किसी को बता रहा हूँ। ओह माय गॉड। जी। ओके, और सनम तुम सोचो। पहली दफा रिजेक्शन या होगा किसी चीज का ऑडिशन, किसी कमर्शियल का, नहीं उनको तो याद रह गया अपना रिजेक्शन। हाँ, मुझे याद नहीं रहती। किसी कमर्शियल वगैरह के लिए, किसी कमर्शियल के लिए हुआ होगा, वो तो आज तक होता है, बिकॉज़ दे हैव टू चूज। तो हाँ, बट ऐसी कोई बात नहीं जो दिल को लगी और याद रखा। और जिस प्रोफेशन में हम हैं, उस पे डे टू डे बेसिस पे आपको रिजेक्शन बिल्कुल, वो तो एवरी सेकंड। कभी कभार ऑडियंस भी रिजेक्ट कर देते हैं, आपने इतनी मेहनत की हो, कभी कभार वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब तो हमें आदत सी हो गई है। नेक्स्ट, क्या आपको याद है पहली कमाई हाथ में रख के सबसे पहले क्या सोचा था? मुझे 950 रुपये मिले थे। पल्स वीकली एक रसाला आता था इस्लामाबाद से, उसके लिए मैंने 10 आर्टिकल्स लिखे थे क्रिकेट और म्यूज़िक के ऊपर। तो पहली कमाई ये थी कि मुझे
यानी मैं सहाफ़ी बन सकता हूँ। ये सोचा था। क्या बात है। पहली कमाई 12 साल की थी। मैं अपने बिल्डिंग के बाहर घर में जो सारी चीज़ें थी, अनओपन चीज़ें, स्टेशनरी की चीज़ें, मैं अपना एक स्टॉल लगाती थी। तो वो एज अ अपना ठेला लगा के जो बेचती, उस कमाई से मैं सोचती थी मैं शॉपकीपर बन सकती हूँ। लेकिन प्रोफेशनल काम जब किया बीजिंग पे, इंडस पे, तो आई थॉट कि मैं तो इससे ज़्यादा अमीर बंदा हो ही नहीं सकता। हम 16, 17, 18 साल के थे और मैंने कहा ट्रीट ऑन मी एवरी डे। तो बस हाँ ये था। पेचेक क्या था पहला? पहला 30,000. Oh, Oy, very oy, impressive. VJ. As a Beijing, it was 30,000. Maybe it was 16 because we were two, me and Anisa. That I can't remember. But for a 17, 18-year-old, it was like wow. हर रोज हम पे treat है. Okay, भाई next question. हमारी treat, sorry हाँ. क्या आपको अपना सबसे पहला क्रश याद है? मुझे तो याद है. बताएं बताएं. जीनत अमान. Oh my God. मैं अमिताभ की फिल्म्स मैंने बहुत देखी हैं बचपन में, तो जीनत अमान एक छोटे से बच्चे का माइंड कैप्टिवेट अमिताभ ने ज़्यादा किया था, जीनत अमान ने कम किया था. हाँ, like that, I think Pierce Brosnan might have been my first crush. Remington Steele or Bond? Remington Steele. Okay. और क्योंकि टीवी पे वो फ्लैश एंड रेमिंगटन स्टील लेट 90s अर्ली 2000s में यही आता था, तो सेलिब्रिटी वाइज आई थिंक इट वाज पियर्स ब्रॉसनन. एंड देन 7th grade में एक लड़का था, हाफ अमेरिकन हाफ पाकिस्तानी. ओके. हाँ, ही वाज माय क्रश. क्या बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आपने माजी में कभी खुद को स्क्रीन पर देखकर ये सोचा था कि मैंने ये क्यों किया? बहुत दफा. अभी तक हर रोज? बहुत दफा नहीं, बहुत कम, लेकिन जी सोचा है. हाँ, सोचा है. जी डेफिनेटली. अभी आपके जो ग्लिम्पसेस भी चल रहे हैं, हाँ. इस पे यही सोच रहा था कि यहाँ पे देख सकता था, यहाँ पे आंख कर सकता था. तो ये तो होता है. एटलीस्ट शायद मैं ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल. तो आप लोग देखते हैं, खुद अपने आप को भी देखते हैं, जैसे जो काम किया हुआ है वो बैठ के देखते हैं? उसी से आप सीखते हो. हाँ हाँ, देखते हैं जस्ट टू सी के क्या किया. और क्योंकि बहुत सारे लोग कहते नहीं मुझे नहीं देखना भाई, मैंने जो किया शुरू में. हाँ, शुरू में जब नहीं होता, जब आप पहली दफा अपनी आवाज़ सुनते हैं, हाँ, that's what I sound like. नहीं बंद करो. तो पहले ही होता था, और फिर पहली दफ़ा जब टीवी पे देखा, ओह बंद करो, can't see myself. लेकिन फिर ये सीखा कि अपने आप को देख के ही मैं बेहतर कर सकती हूँ अपने आप को. जिस तरह बात करें कि यहाँ देख सकता था, ये कर सकता. तो आई थिंक यू नो योर सेल्फ बेस्ट, योर एंगल्स, योर एक्सप्रेशन. आपको पता है कि यार ये बहुत फेक था, नेक्स्ट टाइम मुझे वो वाला इमोशन टैप इन करना चाहिए. तो इस तरह बेहतर. मतलब आप एक तरह से आप सीखते भी हैं अपने आप. बिल्कुल, एग्जैक्टली. इम्प्रूव करते हैं. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. बीते हुए वक्त का कोई डर क्या आज भी आपके दिल में मौजूद है? बीते हुए वक्त का कोई डर, कोई फोबिया भी हो सकता है. अंधेरे से डरते हैं कुछ लोग, या कोई भी डर किसी को. बीते हुए वक्त का क्या मतलब? यानी कि गुजरा हुआ वक्त, माजी, पास्ट में ऐसी कोई बात जो अभी नहीं. अक्सर है तो होता है ना कि लाइक कोई फोबिया, पानी में डूबना, अंधेरे से डरना, ऊंचाई. नहीं. कोई ऐसा. वाओ माशाल्लाह. मैंने एक फाइटर पायलट का रोल किया था शोएब साहब के साथ. तो उसकी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में कहते हैं कि हम 2 fears के साथ पैदा होते हैं, 2 डर के साथ. एक फियर ऑफ लाउड नॉइजेस एंड फियर ऑफ हाइट्स. ये 2 fears हैं जो कि हमारे डीएनए में होते हैं. बाकी हर डर जो है वो सीखा जाता है. उसके बाद मैंने तहिया किया कि जो भी मेरे डर हैं ज़िंदगी में, मैं उनको हेड ऑन फेस करूँगा. यानी ऑनेस्टली बीते हुए वक्त का एक डर था, यहाँ पे बैठ के इस तरह बातें करना कैमरे के सामने, लोगों के सामने. लेकिन अब फियर इनॉकुलेशन एक मेरी टर्म है, उसके साथ साथ जब उनको फेस किया तो अब काफ़ी हद तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे. तो कैसे ओवरकम किया? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, वैसे आप उनसे मिलेंगे वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे कैमरे के आगे. यहाँ पे मैं सोफे पे भी बैठते हैं, वहाँ पे फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट आ जाता है, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन आ जाता है कि हम कोई गलती हमें आज तक होता है. कितने साल हो गए हम लोग को होता है, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाते हो, कंट्रोल कर लेते हो. लेकिन इट्स ऑलवेज लाइक हम लोग आपसे बात हो रही थी कि बेस्ट टेक मास्टर में होता है, जैसे ही क्लोजअप होता है. माई वीकेस्ट शॉट इज माई क्लोजअप. बेस्ट है मास्टर जब सबका हो रहा है, और लॉन्ग शॉट है. क्लोजअप आते ही मुझे लगता है मेरी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है. जो कि आपको गलत लगता है. बिल्कुल गलत लगता है जो कि आपको बिल्कुल. पर वो जो फीलिंग होती है नर्वसनेस की, कोल्ड फीट, पर वो आप छुपा लेती हैं क्योंकि कहीं से पता नहीं चलता.
हाँ, हम लोग but नहीं दिल पता ज़्यादा लगा। धड़कने लगता है हाँ, close up वो पे। सिंस एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक का हम बात कर रहे हैं, तो वो मार्क ट्वेन का एक कोट है कि courage is not the mastery of fear, it's the practice of fear या something like that. हाँ। यानी आप उस चीज से गुजरते बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर एक मोमेंट ऐसी आ जाती है कि it's just another day at the हाँ, office. हाँ, जी। बिल्कुल बात। बिल्कुल। आपके कोई मेरा स्टेज का फियर है। हाँ, अभी भी? अभी भी जबकि सोचे मैं कितना लाइव मॉर्निंग शो नहीं कर सकती आप लाइक ऑन स्टेज? आई डोंट नो, पता नहीं मुझे स्टेज पे कुछ घबराहट होती है। लेकिन आपके पास तो क्राउड भी इतना बैठा होता था यार। हाँ, मतलब मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरे के आगे या लोगों के आगे इधर, क्योंकि यहाँ बैठे हुए शायद एक आदत हो गई है। लेकिन स्टेज पे जाके कुछ बोलने से पता नहीं क्यों मेरी टांगे कांपे, क्या कहते हैं, जो भी पता कांपे टांगे। तो ये बहुत बड़ा सबक है सबके लिए हाँ। कि अगर निदा को, सनम को और मुझे अगर इस तरह का फियर हो सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है किसी के लिए भी, कुछ करना, अपने फेयर्स को अबूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं दूर करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा मैं आगे ज़िंदगी में थिएटर करूंगी। मुझे लगता है थिएटर से ये अभी देखिए यासिर हुसैन का जो मंकी बिजनेस है, बिल्कुल कितने मजे का, उमर एंड यासिर, बाकी एक्टर्स, एंड लोग देखना चाहते हैं एक्टर्स को जो वो टीवी पे वैसे देखते हैं, लाइव देखना पसंद करते हैं। उनको देखने के बाद ही मुझे शौक हुआ कि यार मैं तो थिएटर करूंगी। बिल्कुल करें। तो मेरा वो जो फियर है वो ओवरकम करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक ऑडियंसेस को भी जो ये शो देख रहा है 2026 को आप ये अपना एक इंटेंशन बनाएं कि आप कोशिश करें कि आप अपने उन फियर्स को ओवरकम करें, चाहे कॉकरोच का डर हो, चिपकली का डर हो, या अपने ख्वाहिशों का इजहार करने का डर हो अपने घर वालों के सामने। बिल्कुल। सनम ने इतनी अच्छी बात की तो मैं भी कह देता हूँ कि फियर इज़ द ओनली थिंग, जब आप उसकी तरफ गामजन होते हो, जाते हो, तो वो उतना ही कम होता जाता है। बिल्कुल, बस यही है। ये रेजोल्यूशन आपने बता दिए 2026 की सबके लिए। नेक्स्ट सवाल, माजी में जाकर अगर कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलते? माजी मतलब पास्ट। मैंने इसलिए कहा इसलिए कि सनम में इंग्लिश में सोचेगी। कुछ नहीं। मैं भी यही कहूँगा, कुछ नहीं। जहाँ जो भी हुआ है उसने आपको इस मोमेंट तक लाया है। हाँ। तो इट्स बिन कितनी अच्छी बात है वैसे ये कि आप फ्लैशबैक में जाएं और आपको कुछ नहीं मिटाना। ये कितनी अच्छी बात है। मैं जाके जरूर उन मोमेंट्स को रीलिव जरूर करना चाहूँगा, हाँ। नॉट टू चेंज एनीथिंग बट टू रीलिव देम। हाँ। ये कहूँगा जरूर। सही जी। नेक्स्ट सवाल, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपने फील्ड स्विच करने का सोचा? स्विच करने का सोचा? हाँ, कभी होता है ना, डिसहार्ट हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, कोई भी बात लग जाती है सेट पे जब दिमाग खराब हो रहा होता है तो उन मोमेंट्स में मैं सोचती हूँ क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं इधर। तो फिर तुम सोचती हो कि सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर मैं ये नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं अगर ये ना करी होती तो मैं एक टीचर होती, साइकोलॉजिस्ट होती, लेकिन अब वो देखते हैं शायद 50-60 साल की उम्र में क्या होता है। हाँ, देखते हैं। एक्टिंग ही को करेंगी। स्विच करने का नहीं आया, लेकिन मैंने इतने करियर स्विच किए हुए थे एक्टिंग से पहले। क्या जैसे? मैंने 3 साल कॉर्पोरेट जॉब की हुई है। आई वाज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट कॉर्पोरेट फर्म। अच्छा। सो उस वक्त डेफिनेटली सोचता, लेकिन एक्टिंग मेरे लिए लास्ट रोल ऑफ द डाइस कहते हैं आप, जो कह सकते हो ऑल इन। यानी अगर एक्टिंग में अगर मैं फेल हो जाता तो फिर पता नहीं क्या होता। हाँ। हाँ जी। तो ये इस प्रोफेशन को चेंज करने के हाँ, क्योंकि आप इसी प्रोफेशन में इतने ज्यादा प्रोफेशंस कर लेते हो, कभी डॉक्टर, कभी चोर, कभी बोर नहीं होते। हर दिन एक नया दिन। ये वाली बात जी। हाँ, ओके जी। रेडियो भाई, कि माजी का वो कौन सा डर था जिसने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया? कौन सा दौर था जिंदगी दौर के डर? दौर। अच्छा। कौन सा स्टेज जिंदगी का ऐसा था जिसने आपको और ज्यादा मजबूत बनाया? हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कठिन वक्त आता है जो आपको और स्ट्रांग बना देता है, आपकी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए था जब मैं रॉक बॉटम मैंने हिट किया और कुछ भी नहीं था, ना बैंक अकाउंट में कुछ था, ना कोई स्किल था। तो वहाँ से कब हुआ था आपके साथ? ये कोई यही जहाँ पे एक्टर बनने का एक ड्रीम लेके निकला उससे पहले। और उस वक्त आपकी फैमिली बिल्ट हो चुकी थी आपकी? जी बिल्कुल। आई वाज अ फादर। ओके। और आई हैड प्रोमिसेस, आई हैड पीपल डिपेंडेंट ऑन मी। एंड वो वक्त है वो आपको रियलाइज करवाता है कि नो, बिकॉज बहुत
मैं समझता हूँ आप अपने आप को बदलते हो या तो इंस्पिरेशन के लिए या तो डेस्परेशन से। सो मेरे लिए इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ें थी, इंस्पिरेशन भी थी और डेस्परेशन भी थी। तो ये वो दौर था, ये जिस तरह दौर की बात की गई है, ये दौर वो था जब कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना। हाँ, तो ये वो अच्छा, अकेले स्ट्रगल करना तो शायद बंदा कर लेता है लड़के, लेकिन जब आपके पीछे एक फैमिली होती है तो फिर बहुत स्ट्रेस भी होता है उसके साथ कि उनकी कैसे आप ज़रूरियात कैसे पूरी करें। बहुत डिपेंड करता है कि वो फैमिली आपको सपोर्ट कभी कर्जे उधार इस तरह के चक्रों में पड़े आप? थैंकफुली इतना नहीं पड़ा, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत पड़ा। हाँ, बैंक का कर्जा कौन नहीं देता क्रेडिट कार्ड्स का। और तुम्हें याद है सना ऐसा दौर जिसने मुझे आज स्ट्रॉन्ग बनाया? I think life experiences on the way, loss, death, रिश्ते टूटना, इस तरह की चीज़ें ने मजबूत किया है। करियर वाइज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टडी उस तरह। मॉडलिंग जब मैं करती थी उसको छोड़ के फिर आई फेल्ट लाइक नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर। मुझे उसमें नहीं पढ़ना था मॉडलिंग में, मुझे उसमें कोई खुशी नहीं मिल रही थी। वो छोड़ के आई थिंक मैं ज़्यादा अपने आप में अपनी एक्टिंग पे फोकस कर पाई। तो मॉडल बनी क्यों थी? वजह क्या? दुबली पतली थी, लंबी थी, और मैं एक आयशा आलम के प्ले पे थी, मैं एक रिहर्सल्स पे। तो एक आमना शरीफ आई थिंक उनका नाम था, आमना लास्ट टाइम नहीं भूल गई मैं। वो अपनी एक फैशन शो की रिहर्सल्स पे जा रही थी। Okay. उन्होंने कहा तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। हाँ। तो नादिया हुसैन तब आई थिंक शुरू उनका भी दौर था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन आ जाओ। पता किया कि कौन से डिज़ाइनर्स हैं, कौन है, तो वो अब्बा के स्कूल फ्रेंड निकले, शमाइल मलिक एंड उनका नाम भूल रही हूँ, जो करते हैं सोहेल मलिक एंड शमाइल मलिक। तो वो अम्मा अब्बा उनको जानते थे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो इरज, विनी, नादिया हुसैन और बहुत सी थी जो लाइक तानिया शफ़ी, तो वो उन्होंने मुझे अपने विंग के अंदर ले लिया और मैं बस होता गया फिर। हाँ। लेकिन वो करने में वो 10 साल चले गए उसमें। 10 साल चले गए। और वहीं से फिर तुम पे कोई एसवीजे? नहीं, उसके साथ साथ वो भी साथ थी। हाँ, पर मुझे मॉडलिंग में बिल्कुल शौक नहीं था। मुझे नहीं पसंद था बिल्कुल भी, बट इट वाज जस्ट सो इजी, मैं करती गई। फिर जैसे ही वो मैंने डिसाइड किया कि इनफ, आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम एन एक्टर। मुझे ये करना है, मैंने अपने उर्दू पे फोकस करना है और मुझे अपना पैशन, ये है मेरा पैशन, इस बात पे जाना है। तो जैसे ही वहाँ छोड़ा मैंने वो। तो फिर तुम थिएटर में आई या डायरेक्ट टीवी? वो थिएटर तो बचपन से हो रहा है। वो तो बचपन से, स्कूल से। राहत काज़मी साहब। क्या बात। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी ये दोनों आए ख़ास तौर पे आपको ये बताने के लिए कि इनका ड्रामा जो कितना खूबसूरत ड्रामा है, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आप देख चुके हैं मंडे और ट्यूसडे को पिछले हफ्ते। आज थर्ड और फोर्थ एपिसोड देखेंगे, यानी कि थर्ड एपिसोड आज और फोर्थ कल रात 8 बजे से मंडे ट्यूसडे आप देख सकेंगे कफील। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नेक लड़का है, फर्मा बरदार है अपने बाप का। ऐसे बंदे की रोजी में तो बरकत ही बरकत होती है। हमारा होलसेल का बिजनेस है और काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। पता, सारा खानदान तारीफें कर रहा था कि आपने तो चुन के आला खानदान और दामाद ढूंढा है। जामी भाई वो तो बहुत फनकार आदमी है। इस पूरी मार्केट से कितने पैसे लिए हैं उसने, आपको पता है? मैं जब कुछ खरीदना नहीं था तो मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? खीर कलाई के पैसे कहाँ हैं? तो वो जो मेरी सलामी आपके पास थी वो। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता, कौन से धागे को जुदा किससे करें? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कफील
ARY डिजिटल का नया ड्रामा सीरियल बिग बैंग प्रोडक्शन, जो मंडे ट्यूसडे आप देख सकेंगे रात 8 बजे। और सनम सईद और इमाद इरफानी आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं उस हवाले से बात करने के लिए। कितना टाइम लगा वैसे इसको शूट करने में? तुम लोगों के कितने महीने लगे? अभी तो अभी इनिंग्स जारी है, शूटिंग हो रही है अभी? अच्छा, ऑन एयर हो गया और अभी शूटिंग हो रही है। बट ये ट्रेंड आई थिंक ये होता है अभी भी। ये मेरी जिंदगी है तू की शूटिंग भी चल रही है, ऑन एयर भी है, मंटो की भी यही हो रही थी। ये होता है अब आई थिंक बिकॉज वो स्लॉट पकड़ना होता है। अच्छा प्रोजेक्ट है, आप डिले करोगे, जब ख़त्म होगा ऑन एयर जाएगा तो तब टाइम वेस्ट हो जाता है। तो साथ साथ तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई कहानी चेंज हुई है जो आपको बताया हो कि एंड में ये होगा, स्क्रिप्ट में कुछ और आ गया हो? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? बहुत पहले हुआ है। हाँ। बहुत पहले। इसमें तो ऑब्वियसली पूरा स्क्रिप्ट है। तो अभी काफी कितना % काम रहता है? मैं मेन बल्लेबाज को कहूँगा, यही बोले 60% 60% काम रहता है? 60% रहता है। 50-50 कह रहे हैं या 50-50 कह रहे हैं। ओहो, आए हाय, तो बड़ा खतरनाक चीज़ है कि ऑन एयर है और ऑन एयर के लाइक फर्स्ट चंक जो है, फर्स्ट 2 मंथ्स का जो काम है वो हो गया है। तो वो चलता रहेगा आराम से और हम पीछे काम करते जा रहे हैं। मेरा पहला दिन 15 अक्टूबर था। ये लोग मुझसे पहले स्टार्ट कर चुके हुए थे। मेरा 8 अक्टूबर। ये अभी अक्टूबर में रिकॉर्ड हुआ? अरे वाह भाई, ये तो कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ। और वो पहाड़ों में जो है हम 2 या 3 डिग्री के अंदर हैं। तो मरी गए थे हम 2-3 नवंबर। यार तुम अपने बेटे को साथ लेके गई? वो भी साथ गया था। हाँ। तो मतलब उसकी पहली सर्दी? पहली सर्दी इतनी शदीद वाली? उसको गर्मी नहीं पसंद, वो ज्यादा सर्दी पसंद करता है। तो मतलब मुझे ठंड लगती है, उसको वो फिर सही रहता है। हाँ हाँ, मजे में रहा वो। यार ये तो बड़े मजे की बात है सब। मतलब सर्दी में एक टेंशन होती है बिकॉज अभी वो ठंड शुरू हुई, ओले पड़े थे एक दिन और फिर उसके बाद ठंड शुरू हुई थी, लेकिन उसका अपने एक दिन गुजार के फिर हम वापस आ गए थे। तो एक्सट्रीम ठंड तब तक शुरू नहीं हुई। तुम बहुत ज्यादा रफ टफ अम्मी हो या बहुत ज्यादा छुई मुई बेटा नहीं पालूंगी? यही पूछना चाह रही थी, समझ आ गई मुझे। इट्स साइंटिफिक फैक्ट, जब बच्चों में ब्राउन फैट सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो जो मैंने आपको कोल्ड इमर्जेंस की बात की थी, सो जब आप वो करते हो आपके ब्राउन फैट सेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। सो विद एज हमारे ब्राउन फैट सेल्स जो हैं बढ़ते हैं, वो कम होते हैं, तो ज़्यादा ठंड लगेगी बच्चों को, इसलिए ठंड कम लगती है। अच्छा, उनका नेचुरल टेम्परेचर भी हमसे ज़्यादा हाई रहता है। हाँ, तो ज़्यादा नाजुक मिजाज पेरेंट मुहेब है या सनम है? कोई नहीं, दोनों में। दोनों रफ टफ? हाँ। तो अब लाइक तुम ज़्यादा टेक केयर करती हो अपनी बेबी की या मुहेब भी? दिन में मैं, मुहेब रात को। और ये वो यस दिस इज ये मेरी लड़की है भाई, ये हमें सीखना चाहिए सनम से। और आप कैसे फादर हैं? मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा फादर हूँ। नहीं, इन द सेंस के लाइक जैसे हैंड्स ऑन फादर है या फिर नहीं ये मेरा काम नहीं? ये फिल्म के दौरान 3-3.5 साल हो चुके हुए थे, तो शुएब मंसूर साहब, मैं और वो कहीं जा रहे थे फिल्म के हवाले से ही, मैं ड्राइव कर रहा था, तो शुएब साहब ने मुझसे अपनी गुलूगीर खूबसूरत आवाज़ में पूछा कि इमाद आप आजकल कुछ कर रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि शुएब साहब, I am a part-time actor and a full-time father. Oh, what? So you can pretty much sum it up. कि yeah, I have to be a full-time father. हाँ, great, ज़बरदस्त। कुछ इंस्टा के क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने आपसे पूछे आप लोगों के पेजेस पे, और वो पिक्चर्स के थ्रू हैं, तो वो हम आपसे सवाल करते हैं। हाँ भाई, मुझे करीब वाले उस पे तो मुझे नज़र नहीं आएगा। सनम, आपके अंदर आपकी मामा कौन सी एक अच्छी और मामा की कौन सी एक बुरी आदत आई है? आपकी अम्मी, ये आपकी अम्मी की पिक्चर है ना? मेरी अम्मी की अच्छी आदत है कि सबको इक्वल तरीके से नज़रिया से देखना, लोगों की मदद करना। वो आप में भी आई है? हाँ, अम्मी बहुत ख्याल रखती थी लोगों का, पर्टिकुलरली बुजुर्ग लोगों का। अपने दोस्तों के जो अम्मा बात है जो देखनी, यार इनको हैंडल की ज़रूरत है, इनको ये की ज़रूरत है, वो बहुत करती थी। तो वो क्वालिटी मुझ में आ गई है। बुरी आदत उनकी मे बी स्टबर्न होना, ढीठ। तो वो भी सनम में आई है? हाँ, हो सकती है। अम्मा से पिक की है। वो बहुत बड़ी क्वालिटी है वैसे, ढीठ होना, स्टबर्न होना। ये तो करके दिखाऊंगा। कभी-कभार स्ट्रेंथ भी हो जाती है ना आपकी। हम अभी यही बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस दिखाती है वो कि मैं करूंगी जो मुझे करना है।
नहीं, हमें आपके आने से पहले हम यही बात कह रहे थे कि कभी कभार आपकी जो वीकनेसेस आपको लगता है वो आपकी स्ट्रेंथ बन बिल्कुल जाती है। बिल्कुल जिस प्रोफेशन में हम हैं, आपकी जो वीकनेस है वो कभी बार आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अम्माद आपके लिए सवाल है, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, इतनी जबरदस्त ये लुक्स अम्मा से पिक किए या अब्बा से? उन दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये जीन्स दी हैं। तो कुछ मिली जुली आई है, आप कह सकते हो। ज्यादा किसके जैसे लगते हैं? आई मीन विदाउट चले ब्रैक कर ले तो मेरे फादर ही हैं। उनकी जो आर्मी के यूनिफॉर्म में तस्वीरें हैं, वेल आप कह सकते हो कि एक हॉलीवुड स्टार है जब आप वो देखते हो। तो आप ज्यादा अब्बू जैसी शबी आती है आपको? हाँ कह सकते हैं आप, लेकिन बोथ पेरेंट्स कश्मीरी हैं। अच्छा। तो मॉम की साइड भी मैं कहूँगा बहुत खुश शक्ल है। तो दोनों तरफ से मिली है ये तो। हाँ जी, खुशकिस्मत हूँ। जबरदस्त भाई, ये कमाल बात होती है। अच्छा, ये क्या लिखा है? सनम ये बताएं आप घर के कौन कौन से काम करने लगी है जो पहले नहीं करती थी? ये वली के कपड़े टंगे हैं। मैं कपड़े टांगती हूँ लेकिन अलगनी पे ये मैं आई गेस रोज मील्स प्रेप करना, किचन में खाना बनाना। वली का मैं अच्छा करती हूँ, पहले मैं नहीं करती। पहले नहीं करती, नाश्ता ही बनाती थी, लेकिन नहीं ऐसा कौन सा काम मैं अब कर रही हूँ। माँ बन गई बस, ये काम है। ये पहले नहीं किया, वरना घर के आप करती थी काफी काम। हाँ। वरना आप क्या करते हो घर पे बैठ के, प्रिंसेस बैठ के तो मैं कर नहीं सकती। वरना मैं बहुत ही फारिग फजूल यूजलेस फील करूँगी। तो मैं सारे घर के काम करती हूँ। अच्छा, तो ये कोई इतने बिग डील नहीं है सनम के लिए। ओके जी। हाँ इधर अली। हाँ किंग अजमत। अच्छा, अली अजमत, अली भाई की तरह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। कभी आपने गाने के बारे में सोचा? अपने दिमाग में भी तो मैं रॉक स्टार हूँ, ठीक है। और मुझे मालूम है कि सनम को भी वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक है। तो अक्सर जब सीन हो रहा होता था, मैं अपने दिमाग में विदाउट टेलिंग इमेजिनेशन में मैं अपनी तरफ से एक डुएट कर रहा होता था। और शायद सनम को भी मालूम है, अक्सर जिन सीन्स में डायलॉग्स नहीं होते हैं मैं म्यूजिक ऑन कर लेता हूँ टू गेट द फील। ये जो 1850 के चर्च के आगे हमारा सीन है जो हम चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे जाके इतनी शुरियल मूवमेंट थी कि मेरे दिमाग में एक क्वीन, मेरे बहुत आइडल्स हैं, उनका एक गाना आया जहाँ पे सर ब्रायन मेज मेकिंग द गिटार वीप लिटरली। तो मैंने वो लगा के पहले सनम से पूछा यू ओके विद दैट, मैंने लगा लिया। तो कमिंग बैक टू द रॉक स्टार, सो मैं अगर मेरे ख्याल में हर एक्टर सिंगर बनना चाहता है और हर सिंगर एक्टर बनना चाहता है। बिल्कुल सही बात बोली, 100%। अभी लक्स पे जैसे वो परफॉर्मेंस हो रही थी आशिर की एंड क्या नाम है, हसन की एंड ऑल ऑफ देम एंड ऑल द न्यू सिंगर्स, एंड आई वाज लाइक सिंगर होने का अलग ही कोई मजा है। स्टार वो एक्टर स्टार अलग है, बट लाइक टू बी अ रॉक स्टार उसकी तो अलग ही कोई गेम होगी। 100%। नहीं तो लेकिन ये खाली शौक की हद तक है या कुछ आवाज सुर में भी है दोनों की? अगर आप तो for sure है, कोक स्टूडियो में कर चुके हैं। नहीं, बट अगर आप एक्टर हो दैट मींस मोएब हमेशा ये बात करते हैं, आपके पास रिदम है, ताल है, तो फिर आप में वो क्वालिटी है कि आप कर सकते हो। आप एक्टर्स ही बन गए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन आप अगर वो रियाज रोज शुरू कर देंगे तो वो सम पीपल जस्ट कांट सिंग, दे आर टोन डेफ। लेकिन अगर आप में ताल है, रिदम है, तो यू कैन ईदर बिकम अ डांसर, सिंगर और एक्टर। आई थिंक, आई बिलीव, जस्ट चूज व्हिच वन यू वांट टू डू, फिर उस पे आप प्रैक्टिस करो। तो फिर आप रियाज की वजह से फिर आप निखार सकते हो अपनी जी। मेरे तो कॉन्सर्ट्स होते हैं गाड़ी में फुल वॉल्यूम पे कॉन्सर्ट्स होते हैं। अच्छा, वो लगा के आप साथ गा रहे होते हैं? जी, ऐसा वैसा अकेले में होता है। हाँ, ये सब कुछ अकेले में होता है। तो आपने कभी सुना है इनकी आवाज? नहीं, मैंने नहीं सुना अभी। ये तो मतलब लाइक को स्टार नहीं सुनी हुई, तो हम क्या सुनेंगे? अकेले करते ना वो, फिर ऑन द वे टू वर्क शायद करते होंगे। लेकिन सेट पे मैंने आपसे जुनैद जमशेद का पहले जिक्र किया था। जी। बहुत से हीरोज जो हैं वो म्यूजिशियंस हैं, बहुत से हीरोज, फ्रेडी मर्क्यूरी, जॉन बॉन जोवी, बोनो, पाकिस्तान से किंग अजमत, जुनैद जमशेद, तो मेरे बहुत से आइडल्स जो हैं वो म्यूजिशियंस हैं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ, मैं आपके बालों को हमेशा एडमायर करती हूँ। आपने आपके खूबसूरत बालों का राज बताएं। जीन्स, भाई अल्लाह मियाँ ने जीन्स दी हैं, अम्मा के अच्छे बाल थे, अब्बा के अभी तक बाल हैं, तो जीन्स। और मैं आम जिंदगी में हीट नहीं लगाती बालों को, लाइक स्ट्रेट एंड टोंग रोज सुबह उठ के वो नहीं होता, सिर्फ काम पे होता है, अदरवाइज
तो लाइक सिर्फ जीन्स है, कोई ख्याल नहीं रखा कभी तेल लगाना? तेल लगाती हूँ, पर ऐसा नहीं कि हर संडे को मैं तेल लगाती हूँ। तेल लगा आप अच्छा खाओगे, आपका दिमाग सही रहेगा, आपका जिस्म सही रहेगा, आप यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, तो कुछ मछली वछली कुछ ऐसी चीजें खाती हूँ? मछली खाती हूँ, अपने विटामिन लेती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, वेजिटेबल्स खाती हूँ, असली तेल खाती हूँ, घी खाती हूँ, तो ये सारी चीजें, बादाम खाती हूँ, नट्स खाती हूँ। तो वो उससे आई एम श्योर आप मुझे अपने ओमेगा 3s एंड बायोटिन नेचुरली अपने खाने से मिलता है। पर जीन्स का सारा कमाल है। ठीक है जी। और हाँ, आपकी कोई एक ऐसी आदत जो आपके घर वाले आप बदलना चाह रहे हैं? दोनों लेकिन घर वाले बदल नहीं पा रहे। हाँ, बदलना चाह रहे, बदल नहीं पा रहे। हाँ, सेल्फ ऑब्सेशन। मैं अपना फेवरेट हूँ। मैं अपना हाँ, क्या करते हैं आप? इस शीशे में खड़े हो कि मैं कितना प्यारा हूँ, ये देखो जरा। ये नहीं करता, मजाक कर रहा था, लेकिन प्रोफेशन ऐसा है कि आपका जो टूल फॉर ट्रेड है वो आप ही हो। आपका चेहरा है, आपकी बॉडी, आपकी फिजिकलिटी है। सो बचपन से था, ऑब्वियसली हर बंदा सेल्फ कॉन्शियस या सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होता है। लेकिन ये कभी नहीं पता था कि इसको एज अ प्रोफेशन बना के मैं ले चलूँगा। तो मेरा नहीं ख्याल वो बदलना चाहेंगे। और कॉन्शियस होते हैं कभी कि मेरा ये साइड अच्छा है, ये लाइट आ रही है कि नहीं? शुरू में होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से उम्र का भी तकाजा है कि अब अगर आप एक्टर हो तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना है और परफॉर्म करना है, जो कि उस वक्त जो भी सीन है। सनम, तुम्हें कभी होता है कि लाइक मैं इस मेकअप में बुरी आऊंगी या ये मेरे हेयर स्टाइल नहीं सूट कर रहा? कॉन्शियस होती हो कभी? ऑफ कोर्स, आपको अब पहले बिल्कुल पता नहीं था। इसलिए हम सब के पास्ट की तस्वीरें देखी तो क्या आईब्रोज पतली पतली एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स कुछ नहीं पता था हमें। लेकिन अब जाहिर है अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा दिस डज नॉट सूट अ सर्टेन फेस, बैंग्स इस छोटे मुंह पे नहीं सूट करेगा तो ना कराएं, या कर्ली है जबकि बैंग्स कराएं एक जमाने में, कराएं जब बीजे। हाँ शायद वो तो छोटे बाल भी थे, वो रंग बिरंगे बाल थे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आई थिंक विद एज, टाइम, एक्सपीरियंस एंड नाउ विद सोशल मीडिया यू नो कि इस फिजिक पे, इस फेस कट पे, इस कम्प्लेक्शन पे क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। तो यस, अक्सर लोगों को लाइक अपने करियर के पूरे आधे करियर के बाद पता चलता है कि अच्छा नहीं, लाइनर हमारे लिए नहीं बना, अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो वो पहले लगाई, ये गलतियां की हैं? बहुत की हैं। आई थिंक अभी भी शायद मैं करती हूँ। हाँ। तो क्या क्या चीज़ें तुम्हें? मेकअप आर्टिस्ट मैं अगर खुद कुछ करूँ तो लाइक दीदी प्लीज हमें करने दें। हाँ, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या क्या लगता है कि जैसे लाइनर नहीं तुम्हारे लिए बना, या क्या तुम्हें अब पता चला है जो तुम अवॉइड? कम मेकअप में सही रहता है। ज़्यादा मेकअप, ज़्यादा मेकअप आई थिंक किसी को भी सूट नहीं करता। आई गेस बीच की मांग बेहतर रहती है, साइड या विच साइड बालों का जो फॉल है वो किस साइड को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये सारे मेकअप आर्टिस्ट सिखाते हैं। ये सब सीखते हैं उनसे, वो हमें बताते हैं कि आप देखें मैंने सही कहा था, मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि हमें ये तो पता चल जाता है कि ख़वातीन के लिए क्या सही है गलत है, मर्दों को क्या उससे दाढ़ी मूछें इससे बालों से किस डबल कहाँ तक शेव करना चाहिए, कहीं यहाँ तक छोड़ देते, कहीं यहाँ कलमे बना देते, कॉन्शियस होते हैं। नहीं, क्या आप लोग इसी तरह सीखते हैं जैसे हम? मैं कह रही हूँ गलतियों से ही तो बंदा सीखता है, और अपने आप को देख के, क्योंकि आप अपना एनालिसिस जो करते हो मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर होता है। कोई और करे ठीक है, लेकिन आप अपने आप खुद को पहचानते। तो आपको क्या लगता है आप पे अब जाके आपको पता चले कि ये चीज़ मुझ पे सूट नहीं करती थी, मैंने ये क्यों कर ली थी पहले, या कुछ ऐसा? बहुत सी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी चीज़ें होंगी। बिहेवियर की ज़्यादा होंगी, यानी यहाँ पे मुझे आराम से बात करनी चाहिए थी। एक्टिंग के अंदर भी हो गया, यहाँ पे बैठ के जब अपना शो जब आपका देखूंगा तो एनालाइज करूंगा कि यहाँ पे मैं आराम से बात कर सकता था, यहाँ पे मैं। अच्छा, नहीं, ये तो बिहेवियर की होगी ना, फिजिकल अपीयरेंस की, जैसे हम फिजिकल अपीयरेंस फॉर श्योर। निदा, आप जो भी आप लाइफ में होते हो, आप अपने पास्ट से सीख के जैसे हम लाइनर वगैरह की बात करें तो मर्दों के लिए हो जाएगा क्लीन शेव, ये ज्यादा शार्प कर दी, इसको ज्यादा बना दिया, लाइक अरब्स ज्यादा वो शार्प करते हैं, वो कुछ फेक लगता है। यहाँ तक ग्रो करते थोड़ा अनटाइडी लगता है, बिल्कुल ही क्लीन कर दें तो बहुत मैनिक्योर्ड लगता है। तो एक बहुत फाइन, ये बियर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। उसको एक आर्ट है, बिकॉज इट कैन, जिस तरह हमारी कॉन्टोरिंग हमारे फेस शेप को बदल सकता है। ब्लश कहाँ लगा दिया, इनकी जो बियर्ड है वो इट कैन मेक और ब्रेक द फेस। मुझे आपने यहाँ गिराई है, इस तरह की है, क्या किया ये, फिर आपके फैट लेवल्स क्या हैं, आपके चेहरे पे आपका चेहरा क्या किन चीज़ों से
पफी लगता है, किन चीज़ों से अच्छा लगता है। हाँ। ये वक्त के साथ साथ आप एनालिसिस करते रहते हो। लड़कियों को अपनी वेस्ट की फिक्र है, मर्दों को अपना चौड़ापन की फिक्र है कि वो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, कि ब्रॉड लग रहे हैं, कि यू नो यहाँ देयर शोल्डर्स एंड चेस्ट इज देयर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो है। क्योंकि जिस तरह आप दिखते हो, जो कि आपके रिश्ते होते हैं और जो कि आपका बैंक अकाउंट होता है, ये हाइलाइट्स होती हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ की, ये मैं समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, खैर मैं अब बहुत संभल के बोलने लगी हूँ, मैं नहीं बोलूँगी जो मेरे दिमाग में, वापस लेती हूँ। अगला सवाल। ये ज़रा देखिए सवाल किसने पूछा है। अच्छा, सना शाहनवाज। क्या? इसलिए मैंने तस्वीर भी ली। खैर, अच्छा किसी ने पूछा है, सनम अगर आपका ये घर है तो ब्यूटीफुल इंटीरियर है, ये आपने अपना घर खुद सजाया है, ये मेरा घर नहीं है। हाँ। ये ARY का घर है और हम ईद पे गए थे उनके घर पे, ये है दावत थी ईद की। अच्छा, ये सलमान सोनिया का घर है, बहुत खूबसूरत घर है उनका। हाँ, तो ये अब वैसे आप अपना, अगर मैं सवाल करूं कि आप अपना घर खुद सजा रही होती हो, डिजाइन खुद कर रही होती हो, या फिर किसी को हायर किया है, या फिर हाँ नहीं खुद सब कुछ खुद ही करते हो? और सिंपल रखने का शौक है या थोड़ा सा लाइक विक्टोरियन सॉर्ट ऑफ? एक्लेक्टिक रखने का शौक है, मतलब मुझे सफ़ेद दीवारें नहीं पसंद। अच्छा। मुझे हल्का सा टेक्सचर और सटल, मोर मेडिटेरेनियन कहते हैं, जो आता है घर पे को लगता है वो टर्की या इटली है। ओके, और फ्रेम्स भरे हुए या खाली खाली घर पसंद है? नहीं, मुझे भरा हुआ घर पसंद है, बट विद नॉस्टैल्जिक चीज़ें, नॉट के बस शॉप जाके बस मीनिंगलेस चीज़ें बस उठा दी डेकोरेशन के लिए, वहाँ से कुछ ट्रैवल से उठा लिया, कोई पुरानी फ्रेम्स, कोई पुरानी पिक्चर्स, कोई मज़ेदार इस तरह की चीज़ किसी ट्रिप से, मेमोरीज, ईच थिंग हैज़ अ मीनिंग एंड अ मेमोरी अटैच्ड टू इट। देखना पड़ेगा भाई सनम का घर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मंडे और ट्यूसडे को ARY डिजिटल पर एक नई सीरियल जिसका नाम है कफील। उमेरा अहमद इसकी राइटर हैं, मीसम नकवी इसके डायरेक्टर हैं और बिग बैंग प्रोडक्शंस का ये शाहकार है, एक और शाहकार। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर, रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है। किचन के मैले बर्तनों ने, गद से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने, सालों घर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है। आपका झुमका मेरे पास, लेकिन दूंगा तब जब झुमके से ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझसे बात करेगी। जब लड़कियां ऐसे पैगाम सीने पे रख के सोने लगी तो उन्हें ब्याह देना चाहिए। वो मेरी सहेली है ना फरहाना, अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है उसने, और जामी को मैं बचपन से जानती हूँ। लड़के का नाम जामी है? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने कफील फॉलो करना नहीं शुरू किया तो मंडे और ट्यूसडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पर आप कफील देख सकते हैं, जो कि उमेरा अहमद का शाहकार है, मीसम नकवी उसके डायरेक्टर हैं, बिग बैंग प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है। इसके अंदर ज़ाहिर है इमाद अरफानी और सनम सईद तो यहाँ हैं ही मौजूद। इसमें और जो दूसरे एक्टर्स शामिल हैं उसमें हसन खान,
काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ, मोमिना बाजवा, अब्दुल्ला खान, सबिहा हाशमी, आशिर वजाद, वो किधर है? आएगा। ओह अच्छा, नूर ज़ीशान, हानिया अहमद, हया खान, जावेद रिजवी, राबिया रिजवान, मोमिन दुरानी, मिना रहमान, बाख पीरज़ादा, हाँ, यासिर यज़दानी एंड सायरा आरिफ। और भी होगी कास्ट और में, भी अरीका एक लड़की है जो आजकल में इसके साथ सीन्स हो रहे हैं। हाँ। एंड मीसम लव्स टू वर्क विद न्यू पीपल, यंग जनरेशन, न्यू लोगों को चांस देते हैं और क्योंकि वो अच्छे डायरेक्टर और एक्टर खुद हैं तो वो परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। तो लॉट्स ऑफ न्यू पीपल टू वर्क विद, जैसे जो मेरी बहन बनी हुई है मोमिना बहुत अच्छा कर रही है, जो भाई बना हुआ अब्दुल्ला बहुत अच्छा कर रहा है, मुनज़्ज़ा के साथ पहली दफ़ा काम कर रही हूँ, शी इज़ सो क्यूट, सो मच फन टू वर्क विद, काशिफ साहब, और कौन है? जावेद रिजवी का मैं स्पेशल मेंशन करूंगा, जामी के फादर जो प्ले कर रहे हैं, जहाँ से जामी ने हर चीज़ सीखी है इस स्टोरी के अंदर। हाँ जी, जो मामू जान बन गए सबके, वो अब इनके अब्बा बने, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। एंड देन अभी जो पास्ट में से जो फ्यूचर में आएंगे वो जो कास्ट है अब यंगर लॉट, they're really fun to work with. Oh great. बड़ा अच्छा करते हैं। So कुछ सरप्राइजेस हैं। हाँ, मैंने सरप्राइज खोल दिया आशिर का। लेकिन सही है, अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और आज के एपिसोड देखने के लिए मैं बेताब हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा कमिंग अप जब आपको होता है ना मतलब बेचैनी होती है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, तो आप बार बार उसके टीजर्स देखते हैं। जी हाँ, तो मैंने बहुत दफ़ा स्पॉइलर भी मैं दे देता हूँ कि आज से जामी और ज़ेबा की जो डिसफंक्शनल मैरिज है उसका आगाज इब्तिदा होने वाली है आज रात 8 बजे और देखेंगे। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, हमारे ऑडियंस को मियाँ बीवी वाले कॉन्फ्लिक्ट्स या उनके जो रिलेशनशिप हैं वो देखने में टीवी पे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि और क्या कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं वो, घर के बाहर कम ही जाती हैं। हाँ, या तो अपने घर के ही मसले होते हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर पाकिस्तान के घरों में। सो वो अगर रोमांस शादी के बाद शुरू होता है वो देखने में, आप देखें पुराने जितने भी ड्रामे हैं जिसमें शादी के बाद का रोमांस है वो बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम सफ़र या इस तरह के और बहुत सारे ड्रामे, या फिर आपका ड्रामा जो तो ज़िंदगी गुलजार है। सो ये भी बहुत रिलेटेबल है और आई गेस इंशाल्लाह ये भी रेटिंग्स की हिस्ट्री में वो कहते हैं ना कि मिटा के दोबारा नहीं क्रिएट करें। अगेन रेटिंग्स हो ना हो, जो इसका जो मैसेज है, और बहुत से ऐसे प्लेज हैं जिनका मैसेज बहुत खूबसूरत है। एंड हमारी जो पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामास की जो खूबी है, ख़ासियत है, इज़ ये कि हम अदर साइड ये है कि वी आर नॉट द क्या कहते हैं ना, जब एक किसी ड्रामे में आप दिखाते हो कि आपने मैसेज ही नहीं दिखाया, तो हम लोग, हमारे ड्रामे आर नॉट टू टीच पीपल, वी आर नॉट द मेंटोर्स ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, लेकिन जो ड्रामों में मैसेज अच्छा होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल रहते हैं। तो मिक्स होता है, देयर आर सम ड्रामास दैट आर प्योर एंटरटेनमेंट एंड देयर आर सम ड्रामास दैट हैव अ रियली गुड मैसेज, और जो मैंने किए उसमें मैंने बहुत उसका इम्पैक्ट देखा है, महसूस किया है, अप्रिशिएट किया है। तो डेफिनेटली इसका जो मैसेज है इसमें इट विल बी पावरफुल। बिल्कुल, कुछ आप कहना चाहेंगे इन द एंड? ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जो सनम आज कह रही हैं, क्योंकि कहानी ज़ेबा की है और ज़ेबा सनम के क्या पर्सपेक्टिव है, ये आज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था सुनना। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि फेस ऑफ फिट पे बहुत सी रिलेशनशिप्स और चीज़ें होती हैं जो कि दुनिया को ठीक लग रही होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो कितनी डिसफंक्शनल होती हैं। आई थिंक कफील इसको बहुत टैप करेगा, इसको बहुत हाईलाइट करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम निकालने के लिए सुबह सुबह अपने ऑडियंस के लिए। इंशाल्लाह आपके ऑडियंस ये आपका ड्रामा ज़रूर फॉलो करेंगे, सिर्फ एंटरटेन होने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए जो शायद ज़बानी नसीहत से नहीं दिल में उतरती, मगर इन ड्रामों की वजह से वो दिल में भी उतरती हैं और ज़िंदगी में भी उतर जाती हैं। शुक्रिया निदा, हमें ये मौका देने का कि आज कफील के बारे में आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। और ऑडियंस इज़ एवरीथिंग फॉर मी, सो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस हमेशा की तरह इसको भी सराहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज रात 8 बजे 3rd एपिसोड कफील का देखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।